नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अरविंद चौहान, वंश, प्रियंका, उत्कर्ष, मोनिका, अतुल, संध्या, अरुण, उसके बाद नीतू, मोनू, आशीष, नेहा, ऋषिराज, मालती, रिया, प्रिंस, आप सभी को और जिन बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाई हूं उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में और मैंने आपको यह भी बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। तो आज मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। हम पढ़ रहे हैं मैम दिल्ली सल्तनत। आज हम इसका अंत कर देंगे। बताइएगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, मैंने आपको कल बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी। तो आप में से देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु ये कब हुई थी और इसके बाद में कौन से ऐसे शासक हैं जो हमें याद रखने हैं? बिल्कुल सही है मैम, 388 ईस्वी कह लीजिए या एडी कह लीजिए, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चे जो शासक बने हैं उनमें से आपको ज्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं जाननी है। इसके बाद जो शासक बना वो बना गयासुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है, लिखिएगा इसके बाद शासक कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक शाह मैम इसके बाद शासक बना है, गयासुद्दीन तुगलक शाह। और इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसका शासनकाल 1388 से 1389 तक रहा था। और बेटा इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या कर दी मैम अबू बकर ने। अबू बकर ने इसकी हत्या क्यों की थी? क्योंकि इसको शासक बनना था। ये सब कौन है? गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के पोते हैं, यानी उनके बेटों के बेटे हैं। तो इसकी हत्या किसने कर दी मैम? इसकी हत्या कर दी अबू बकर ने। ठीक है, अबू बकर ने इसकी हत्या कर दी और इसका शासनकाल 1389 से 1390 तक रहा। 1389 से 1390 किसका शासनकाल रहा? अबू बकर की। अब ये जो अबू बकर है प्यारे बच्चे, इसके बाद यहाँ पे इसकी हत्या करने के बाद अबू बकर के बाद आया शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद कह लो या इसको मोहम्मद शाह भी आप कह सकते हो, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल रहा बेटा 1390 से 1394। केवल इनका शासनकाल आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों मैम? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि मैम यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आप इतना ही यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चे शहजादा मोहम्मद का बेटा आता है। इसका बेटा जिसका नाम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह इसके बेटे का नाम है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ये इसका बेटा बना और ये केवल एक ही साल रहा, 1394 से और 1395। फिर आता है इसका जो इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का, उसका हम नाम लिखेंगे क्योंकि वो अंतिम शासक है, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ये आपका कौन है? इस वंश का अंतिम शासक, 1395 से और मैम 1414। लिखिएगा इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वंश का अंतिम शासक है। और बेटा इसके समय पर दो घटनाएं घटी। एक तो जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना हुई और दूसरा आपको मैं बता दूं कि इसी के समय पर तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग का आक्रमण और शर्की वंश की स्थापना ये किसने की थी? ये हमें दोनों चीजें जाननी है, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। हेलो मैम, आप कितने बजे ऑनलाइन आती हो? 6 बजे, 6 बज के 2 मिनट या 3 मिनट तक मैं ऑनलाइन आ जाती हूँ।
ठीक है नेहा जी, तो जो आपका फिरोज शाह तुगलक है वो 2 स्तंभ लेकर दिल्ली आया था, और ये मैं अशोक स्तंभ के समय लिखवा चुकी हूं, तो बार बार एक चीज को लिखवाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूं। इसने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था, ये भी मैं लिखवा चुकी हूं। तो जो चीजें मैं लिखवा चुकी हूं उनको बार बार क्या मतलब है लिखवाने का। आपको मेन रूलर्स याद रखने हैं, आपको फिरोज शाह तुगलक याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक याद रखना है, ये याद नहीं रखने हैं। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन मुझे तो बताने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट अंतिम शासक बताऊंगी तो आप पूछोगे कि भाई ये बताइए मैम बीच में कौन था। कुतुब मीनार बनवाने का काम शुरू ऐबक ने किया था, पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बताऊं तो आप कहोगे कि इस जो ये आपकी कुतुब मीनार है इसकी रिपेयरिंग किसने कराई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में, 1368 में इसने कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था, क्योंकि इसके समय पे उसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। और ये अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था, ये ऑलरेडी मैं अशोक में लिखवा चुकी हूं। तो आप बताइए कि फिर यहां पे क्या मतलब है लिखवाने का। ठीक है, इसीलिए मैंने बेटा आपको यहां पे उस चीज को दोबारा नहीं लिखवाया। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन है, नासिरुद्दीन महमूद। मैंने बताया सबसे पहले लिखना इसी के समय, इसी के समय मलिक सरवर, मलिक सरवर एक व्यक्ति है। मलिक सरवर ने जौनपुर में, जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की, शर्की वंश की स्थापना की, शर्की वंश की स्थापना की। ठीक है बेटा, और मैंने आपको बताया था कि इसी के समय क्या हुआ, इसी के समय 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी या एडी में तैमूर लंग, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। और बेटा केवल आक्रमण नहीं किया, इसने दिल्ली में आकर कत्लेआम करवाया, खून बहाया। ये आपको ध्यान रखना है। तो तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, तो आप कहोगे कि मैम 1398 में हुआ था। कब हुआ था, 1398 में दिल्ली में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था प्यारे बच्चे। और कहा जाता है कि जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो आपको मैं ये बता दूं कि इसने केवल आक्रमण करके ही यहां पर ऐसा नहीं किया कि ऐसा नहीं था कि केवल आक्रमण करके इसको संतुष्टि मिल गई हो। इसने, कहा जाता है कि लगभग 15 दिन, लगभग 15 दिन ये दिल्ली में रहा, और इसने कहा कि मुझे प्रत्येक दिन 10,000 हिंदुओं के सर कटे हुए चाहिए। कितने हिंदुओं के सर कटे हुए चाहिए, 10,000। और ये 15 दिन रहा था, तो आप सोचो कितने हिंदुओं को इसने मरवाया। और ये खैबर दर्रे से भारत में आया था। कहां से आया था, ट्रांस आक्शियाना के क्षेत्र से आया था। ये सब भी मैं आपको लिखवाऊंगी, पहले आप इतना लिखो। तो दिल्ली में कितने दिन रहा, लगभग मैम दिल्ली में 15 दिन, और 10,000 हिंदुओं के सर इसने प्रतिदिन कटवाए थे। यानी दिल्ली में आकर इसने कत्लेआम मचाया था। और अब हम बात करते हैं कि ये कहां से आया था, तो ट्रांस आक्शियाना से आया था। मैम ट्रांस आक्शियाना कहां पर पड़ता है, ईरान में। बेटा जी आपका एक क्षेत्र है ट्रांस आक्शियाना, आक्शियाना, ठीक है। और ये कहां पे पड़ता है, तो आप कहोगे ईरान में। तो यहां से ये आया था, ट्रांस आक्शियाना से आया। और बेटा जी इस किस उसका था, जाति क्या थी इसकी, तो ये एक चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क। और जो आप पढ़ोगे मुगल वंश में बलबन, वो इसी का रिश्तेदार है। बलबन में इसका ब्लड था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रांस आक्शियाना से, ईरान से आया था, चगताई तुर्क था ये। और प्यारे बच्चे खैबर दर्रे से भारत में आया था, खैबर दर्रे से भारत आया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत में इसके आने का उद्देश्य क्या था, तो धन लूटना।
तो भैया धन लूट के ही चला जाता, लेकिन इसने क्या किया, इसने यहां पर हिंदुओं के सर कटवाए। उद्देश्य क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था मैम, धन लूटना। धन लूटना इसका उद्देश्य था। और बेटा आपको मैं ये भी बता दूं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 1405 ईस्वी या एडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके समय की दो घटनाएं थी। जो इस वंश का अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद, और इसके समय की दो घटनाएं आपकी दोनों लिखी हुई हैं मैम, तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण और मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना। ये इसके समय की दो घटनाएं थी और इस वंश का अंतिम शासक था। और आप जानते हैं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जी के तुम भी सीख लो। तो यानी अब हमें क्या पढ़ना है, सैयद वंश। हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सा है, नेक्स्ट डायनेस्टी है मैम हमारा सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश, जो कब से कब तक रहेगा, 1414 से लेकर 1451 तक हमारा सैयद वंश का कार्यकाल रहेगा। छोटा सा वंश है, बहुत ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सैयद वंश की जब हम बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है, उसका नाम क्या था। तो संस्थापक हम कह सकते हैं, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, हेडिंग रहने दो इसको। संस्थापक था बेटा जी खिज्र खां। क्या नाम है इस वंश के संस्थापक का, खिज्र खां। और खिज्र खां का इस वंश में शासनकाल 1414 से लेकर और 1421 तक रहेगा। 1421 एडी कह दीजिए या ईस्वी कह दीजिए। तो 1414 से लेकर 1421 तक किसका शासनकाल है, संस्थापक खिज्र खां। आप कहोगे कि आखिर ये कौन था, तो कहा जाता है कि जो खिज्र खां है ये फिरोज शाह तुगलक के समय पर, एफएसटी के समय पर, फिरोज शाह तुगलक के समय पर मुल्तान का सूबेदार था। मुल्तान कहां पड़ता है जल्दी बताओ, मैंने आपको बताया था। तो मुल्तान का सूबेदार, सूबेदार इट्स लाइक अ गवर्नर, मतलब वहां की पूरी जिम्मेदारी फिरोज शाह तुगलक ने किसे दे रखी थी, इस मुल्तान की जिम्मेदारी मैम खिज्र खां को दे रखी थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो आप कहोगे कि मैम ये जो है मुल्तान का सूबेदार था फिरोज शाह तुगलक के समय पर। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जब तैमूर लंग भारत में आया और उसने आक्रमण किया, तो उस समय पर इसने किसका साथ दिया, तैमूर लंग का। इसने नासिरुद्दीन महमूद का साथ नहीं दिया, इसने तैमूर लंग का साथ दिया और ये तैमूर लंग का सेनापति बन गया। और कहा जाता है कि तैमूर लंग जब भारत से वापस गया तो इसे मुल्तान, दीपालपुर, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो कि और इसने क्या पद ग्रहण किया। और मैम ये कौन था, तैमूर लंग का सेनापति। जब तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया तो तैमूर लंग का सेनापति बन गया ये। और जब तैमूर लंग भारत से वापस गया, तैमूर लंग भारत से वापस गया, तब इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तो ऐसे थे ये लोग, मतलब इन्हें नहीं पता था सही गलत, बस इन्हें तो किसी भी तरीके से यहां पर इनकी चीजें मिल जाएं, इन्हें शासक बनने का मौका मिल जाए, चाहे फिर यहां पे ये किसी को भी इन्हें किसी का भी साथ देना पड़े, है ना। अब आप खुद सोचो कि तैमूर लंग ने भारत में आके क्या किया, और इसने जो कि ये पहले फिरोज शाह तुगलक के यहां पर काम करता था, और जब यहां पर ये आया आपका तैमूर लंग तो उसका सेनापति बन गया, उसके साथ हो गया।
ये आप ध्यान रखेंगे। 1405 कहां लिखा है? अरे बेटा ये तैमूर लंग की मृत्यु है, तैमूर लंग की डेथ डेट है, नसरुद्दीन महमूद की नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहां पर, तो इसे सूबेदार बनाया। अब लिखिएगा इसने क्या कहा, इसने कहा ये जो आपका खिज्र खां है, खिज्र खां, इसने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। कहा कि मैं पैगंबर मोहम्मद के वंश से हूं। किसने? इस खिज्र खां ने, कि पैगंबर मोहम्मद मेरे वंशज हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चे आप ध्यान रखिए कि जो आपका ये खिज्र खां है, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इसने कहा कि मैं तो रैयत ए आला हूं। रैयत क्या होता है? किसान। मतलब मैं तो किसानों का रखवाला हूं, मैं कोई सुल्तान पुल्तान नहीं हूं। तो इसने कहा कि मैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज हूं। जैसे बलबन ने कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं ईश्वर की छाया हूं। तो ये कम थोड़ी थे कोई, सब भगवान मान के बैठे हुए थे अपने आप को कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं और हम ही इस धरती पे सब कुछ हैं। कौन मान के बैठा था? ऐसे लोग, बलबन जैसे लोग, खिज्र खां जैसे लोग। तुम भगवान हो, तुम ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो गलत कर रहे हो। तो आप कहोगे कि अगर मैम हम खिज्र खां की उपाधि की बात करते हैं, उपाधि, तो आप कहोगे कि मैम इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इसने कहा कि मैं सुल्तान नहीं हूं, इसने तो कहा कि मैं रैयत ए आला हूं। इसने क्या कहा खुद को कि इसने जो उपाधि ली वो किसकी ली मैम? रैयत ए आला, कि मैं तो किसानों का सरदार हूं। इसका मतलब है किसानों का सरदार, किसानों का समर्थक हूं, मैं कोई सुल्तान वुल्तान नहीं हूं। बताइए, ये सुल्तान भी नहीं है और इसे बनना भी सुल्तान था। तो ये इसने कहा कि मैं रैयत ए आला हूं, मेरे को कोई तुम सुल्तान बुल्तान मत कहो। ठीक है, और प्यारे बच्चे इसकी मृत्यु हो गई थी 20 मई 1421। ये इसकी मृत्यु हुई। अब आप पूछोगे मृत्यु का कारण, तो बेटा जिसकी मृत्यु का कारण नहीं है उसकी नेचुरल डेथ हुई है। ठीक है, तो इसकी डेथ कब हुई? 20 मई 1421 को। उसके बाद में आता है बेटा जी मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 से 1434, 1421 से 1434। अब मैम ये कौन व्यक्ति हैं? तो बेटा ये खिज्र खां के पुत्र हैं। कौन है मैम ये? तो आप पहला लाइन लिखोगे खिज्र खां के पुत्र, सन ऑफ खिज्र खां। खिज्र खां के पुत्र हैं ये जनाब। इन्होंने कहा कि मैं पिताजी की तरह नहीं हूं भैया, मैं पिताजी की तरह नहीं हूं, बल्कि पिताजी ने तो कहा मैं सुल्तान नहीं हूं, लेकिन मैं तो सुल्तान हूं। मैं सुल्तान भी हूं और मैं शाह भी हूं। ये दोनों इसके टाइटल्स थे कि सुल्तान भी हूं और शाह भी हूं। इसने कहा मैं अपने पिताजी की तरह थोड़ी हूं, मैं तो दोनों उपाधियां लूंगा, मुझे सुल्तान कहना भैया। तो ये आपको ध्यान रखना है।
यह आपको ध्यान रखना है। तो इसने कहा कि मैं सुल्तान भी हूं और शाह भी हूं। अब देखो, अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, ऐसे लिखना, सिक्के चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। मैं आप लोगों से पूछूंगी, बताओ खुतबा क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूं। खुतबा भी पढ़वाया। आप लोगों को मुझे बताना है कि खुतबा का मतलब क्या होता है। ठीक है, मुझे आप लोगों को बताना है कि खुतबा का मतलब क्या होता है। इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। इसने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया। इसने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया। याहिया बिन सरहिंदी, ये कौन थे? लेखक, कवि। याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया, यानी कि इनको यहां पर अपने दरबार में जगह दी। और याहिया बिन सरहिंदी को जब संरक्षण दिया तो वो इतने खुश हो गए कि इन्होंने एक बुक लिख दी, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ये बुक किसने लिखी? याहिया बिन सरहिंदी ने, जिसे मैम मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था। वेरी गुड मैम, प्रशंसा करवाना, मैम प्रशंसा पत्र पढ़वाना, उसी को कहते हैं खुतबा। यानी अपने कार्यों की अपने आप तारीफ करवाना ही होता है। खुतबा का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। यानी जब कोई राजा कोई काम करता है या कोई सुल्तान कोई काम करता है और उसकी खुशी में वो अपने आप कहता रहता है, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, मैंने फलाना, मैंने ढिमकाना, ये सब अपनी ही तारीफ करवाना। ठीक है, अब देखिए, फिर उसके बाद में इसकी हत्या हुई थी। हत्या कब हुई? 1434। किसने करवाई? इसके वजीर ने। इसके वजीर ने। वजीर का नाम क्या था जिसने इसकी हत्या करवाई थी? बेटा अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। सरवर उल मुल्क, वजीर का नाम क्या था? सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क, इसके वजीर ने ही इसकी हत्या करवा दी। सरवर उल मुल्क, फटाफट यहां तक लिखें और आगे की तरफ चलते हैं फिर हम। ठीक है, आगे चलते हैं हम, फटाफट लिखिए। भाई आप लोगों से हद है। भाई एक बात बताओ मुझे कि एक नाम दो व्यक्तियों के नहीं हो सकते। उत्कर्ष, क्या आपका नाम ही पूरे हिंदुस्तान में उत्कर्ष है, बाकी कोई उत्कर्ष नहीं है? बताओ, किसी और का नाम नहीं है उत्कर्ष? अगर आप कहोगे नहीं है मैम, तो मैं भी इतिहास में वो नाम रिपीट नहीं करूंगी।
ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन आया, तो इसी का छोटा भाई आया मुबारक शाह का। लिखिएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1434 से 1445। अब ये कौन है, मुबारक शाह का छोटा भाई। मुबारक शाह का छोटा भाई, मृत्यु 1445। इसका रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम फरीद खान, फरीद खान, लेकिन गद्दी पे किस नाम से बैठा था, मोहम्मद शाह के नाम से। फिर हम लिखेंगे अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह 1445 से 1451। अब आप समझ गए होंगे कि इस वंश का अंतिम शासक है। इस वंश का ये कौन है, अंतिम शासक कौन था, ये मोहम्मद शाह या फरीद खान का पुत्र, मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन अहमद शाह। सबसे अयोग्य शासक यही था। सबसे अयोग्य शासक, ये सेकंड लास्ट है, ये ध्यान रखना। इसका जो वजीर था उसका नाम लिखना हामिद खान, हामिद खान। एक मिनट, अब ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी है यहां पर लिखना। अच्छा ये लिखना रह गया, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो अलाउद्दीन अहमद शाह हैं, उसकी अगर मैं बात करती हूं तो अलाउद्दीन अहमद शाह का झगड़ा हो गया था वजीर से। किससे हुआ था इसका झगड़ा, मैम इसका झगड़ा हो गया अपने वजीर से, झगड़ा अपने वजीर से। अब इसने पहले देखा था कि जो वजीर हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो सुल्तान को ही मार देते हैं। किसको मार देते हैं, मैम सुल्तान को ही मार देते हैं। और जब इसका झगड़ा हुआ इस हामिद खान से जो इसका वजीर था, तो इसने क्या किया, झगड़ा होने के कारण दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया, दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया। किस वजह से, कि ये मुझे मरवा देगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि अयोग्य शासक था। सोचो, मौत के डर से कि मेरा वजीर से मेरे झगड़े हो गए हैं और वजीर मुझे कभी भी मरवा सकता है, तो ये यहां से भाग गया, यहां से निकल गया, यहां से दिल्ली छोड़कर, दिल्ली की गद्दी छोड़कर कहां भाग गया, बदायूं भाग गया। और प्यारे बच्चे, जैसे ही इसने इस गद्दी को छोड़ा तो आपको मैं बता दूं कि हामिद जो इसका वजीर है वो तो शासक नहीं बनना चाहता था, ना ही वो इसको मारना चाहता था। वो तो केवल और केवल इसकी ही सोच थी, इसकी ही सोच थी कि भाई ये मुझे मार देगा, इसलिए मैं दिल्ली छोड़ के भाग जाता हूं। तो ये दिल्ली छोड़कर जब भाग गया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये इस वंश का अंतिम शासक बना। और उसके बाद आपका एक नया वंश यहां पर आता है जिसका नाम है लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी है। 1451 से 1526 इस वंश का अंत करेगा बाबर और स्थापित करेगा मुगल वंश। लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश,
अंतिम वंश था। और बेटा जी ये दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश था। प्रथम अफगान वंश, यानी इस वंश के जो शासक हैं वो अफगानी थे, और दूसरा अफगान वंश बनाएगा शेर शाह सूरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि आपका जो लोधी वंश है इसका संस्थापक कौन था। ये पूछा जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। मैम भारत पर दुर्गा का आक्रमण, अच्छा तुर्क आक्रमण निखिलेश कह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि नेक्स्ट आपका वंश कौन सा है, लोधी वंश। ये प्रथम अफगान वंश था, यानी इस वंश के शासक कौन है, अफगानों के वंशज हैं। अब यहां पे एक बच्चे ने लिखा, सोनी ने, कि मैम इस वंश का संस्थापक होगा बहलोल लोधी। बहुत सारे बच्चे यहां पर आंसर कर रहे हैं। तो लोधी वंश की जब हम बात करते हैं बेटा, तो लोधी वंश में बिल्कुल सही है कि मैम इस वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और इस वंश में दो शासक बहुत अच्छे से आपको याद रखने, एक तो सिकंदर लोधी और एक इब्राहिम लोधी, क्योंकि वो अंतिम शासक होगा। तो बहलोल लोधी का शासनकाल कब से शुरू होगा, 1451 से 1489 इसका शासनकाल रहेगा। बहलोल लोधी जो इस वंश का संस्थापक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी 1451 से 1489। इस बहलोल लोधी ने जो टाइटल लिया था, उपाधि ली थी, वो ली थी बहलोल शाह गाजी की। किसकी ली थी, बहलोल शाह गाजी। ये इसका टाइटल है, बहलोल शाह गाजी। किसने ली थी, मैम बहलोल लोधी ने ली थी। ठीक है, अब इसने शुरुआत में क्या किया कि भैया शुरुआत में इसने सबका सहयोग लेने के लिए बड़ा आराम से कहता कि मैं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं कभी सुल्तान के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और प्यारे बच्चे, इसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये बहलोल लोधी जो है दरी पर बैठकर शासन करता था। दरी पर बैठकर शासन करता था, कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। इतना अपने आप को ये सिंपल दिखाता था कि मैं सुल्तान हूं, लेकिन सुल्तान की तरह नहीं रहूंगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। पता नहीं कुछ बच्चों का दिमाग कहां रहता है। बेटा लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 है, लेकिन लोधी वंश में बहलोल लोधी का शासनकाल लिखवाया है मैंने। दीपक ध्यान से पढ़ो। कमेंट करने के लिए फीस नहीं दी है आपने फीस दी है पढ़ने के लिए, वो आप करते नहीं हो। आपसे मैंने बोला कि लोधी वंश 1451 से 1526 तक है, लेकिन उसमें बहलोल लोधी का शासनकाल अकेला यही थोड़ी शासक है, और भी तो शासक हुए हैं लोधी वंश में, उनको भी तो पढ़ोगे बेटा। ये यही लिखवा दूं 1451 से 1526। बताओ क्या आप मतलब कहां दिमाग रहता है आपका, ये बताइए, क्यों नहीं आप ठीक से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे पूरे टाइम कमेंट करते रहते हैं कि कब मैम हमारा कमेंट देखेंगी, और बिना मतलब टाइम आप अपना खराब करते हैं। बेटा जी प्लीज ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो दरी पर बैठकर शासन करने वाला शासक कौन था, बहलोल लोधी था। अब इसने क्या किया देखो, इसने जौनपुर को जीता, इसने जौनपुर को जीता, जौनपुर को जीता। अब मुझे यह बताओ कि जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की गई थी, आपको पता है किसने की थी बेटा बताओ। तो आप कहोगे कि मैम इसने जौनपुर को जीता, और जौनपुर में कौन सा वंश था, मैं आपको बता चुकी हूं कि मैम अगर हम जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में शर्की वंश का शासन था। शर्की वंश का शासन चल रहा था जिस समय पर इसने जौनपुर को जीता। तो क्या इस समय तक भी यहां मलिक सरवर का शासन था, नहीं।
मैम इस समय पर मलिक सरवर का शासन नहीं था, बल्कि शर्की वंश में इस समय हुसैन शाह सरकी का शासन था। हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी का शासन था। और यही कौन बना था, क्योंकि भाई इसने जीत लिया, तो यही था शर्की वंश का अंतिम शासक। सरकी वंश का अंतिम शासक मलिक सरवर ने तो स्थापित किया था, लेकिन जौनपुर को किसने जीत लिया? बहलोल लोदी ने जीत लिया। और शर्की वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर इसने जीता था। और जब इसने जीता तो मैं आपको बता दूं कि ये जौनपुर है, जौनपुर की जिम्मेदारी, जौनपुर की जिम्मेदारी इसने किसको दे दी? जौनपुर को इसने दिल्ली में नहीं मिलाया, जौनपुर को इसने दिल्ली में नहीं मिलाया, बल्कि जौनपुर को इसने अलग रखा जीतने के बाद भी। ठीक है, जौनपुर को कहां रखा? इसने अलग रखा। और जौनपुर को जीतने के बाद भी इसको दिल्ली में नहीं मिलाया, बल्कि इसकी जो जिम्मेदारी है, बल्कि यहां का जो शासन है वो किसको दे दिया? तो आप कहेंगे कि यहां की जौनपुर की जिम्मेदारी अपने पुत्र बारबाक शाह को दी, अपने पुत्र बारबाक शाह को दी थी, बारबाक शाह को दी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र बारबाक शाह ही शासक बने। लेकिन आप जानते हैं कि शासक तो वही बनता है जिसके अंदर शासक बनने की काबिलियत होती है। ठीक है, तो आप यहां पे कहेंगे कि मैम जौनपुर की जिम्मेदारी इसने किसको दे दी? बारबाक शाह को। इसने जौनपुर को दिल्ली में नहीं मिलाया, जौनपुर को अलग रखा और उसकी पूरा शासन व्यवस्था अपने पुत्र बारबाक शाह को दे दी, जिसे ये अपने मरने के बाद शासक भी बनाना चाहता था। लेकिन मैंने फिर से वही बात कहनी है कि शासक वही बनता है जिसके पास काबिलियत होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी शासक बन जाए। ठीक है, इच्छा तो बहुत सारी थी, बहुत सारे सुल्तानों की इच्छा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अपने पुत्र बारबाक शाह को यहां की जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे, इसकी बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई? बहलोल लोदी की मृत्यु तो ये हो गई थी 1489 में, 1489 बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका मकबरा कहां पर है? तो बेटा इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहूं कि ये क्या चाहता था कि बारबाक शाह इसके मरने के बाद राजा बने, सुल्तान बने। लेकिन यहां पर बेटा बारबाक शाह नहीं बन पाएगा, क्योंकि बारबाक शाह के पास वो काबिलियत ही नहीं है। बेटा नेम में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब देखो यहां पे फिर शासक कौन बना? शासक बना सिकंदर लोदी, शासक बनेगा सिकंदर लोदी, क्योंकि इसे यहां पर सपोर्ट कर देंगे जो शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, सरदार लोग। उन्होंने कहा कि भैया बारबाक शाह के पास तो जौनपुर है ना, वो जौनपुर को संभाले। और आपको मैं बता दूं कि सिकंदर लोदी को किसकी जिम्मेदारी मिल गई? दिल्ली की जिम्मेदारी मिल गई। यानी इसके बाद जो शासक बना वो सिकंदर लोदी बना था। कब से कब तक रहेगा? 1489 से 1587, सॉरी 1489 से 1517, यानी बारबाक शाह गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है, आपको बता दूं कि जो बहलोल लोदी थे उसके 3 पुत्र थे। एक पुत्र की हत्या इसके समय पर ही हो गई थी, दूसरा पुत्र बारबाक शाह, उसे इसने जौनपुर दे दिया था। तो सरदार लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो जौनपुर है, तो सिकंदर लोदी को उन्होंने सपोर्ट करा दिल्ली की गद्दी के लिए। तो सिकंदर लोदी यहां पे शासक बना। यह आपको पता होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब सिकंदर लोदी के बारे में जानना है हमें। सिकंदर लोदी, देखो ध्यान से लिखना। अन्य नाम निजाम शाह, अन्य नाम था इसका निजाम शाह। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था,
इसने एक शीर्षक बना रखा था, शीर्षक गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि गुलरुखी शीर्षक से कविताएं कौन लिखता था, तो सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। ठीक है, उसके अलावा ये संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी, म्यूजिक लवर। कौन सा संगीत सुनता था मैम? शहनाई सुनना बहुत पसंद था, शहनाई सुनना पसंद। संगीत प्रेमी था, शहनाई सुनना इसको बहुत पसंद था। और आपको बता दूं, इसी के समय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लिखा गया था, प्रथम फारसी ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। तो संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ किसके समय लिखा गया? मैम सिकंदर लोदी के समय। ये संगीत से संबंधित इसकी चीजें थी। और ये ऐसा शासक था जो दाढ़ी नहीं रखता था, है ना। ये क्या नहीं रखता था? दाढ़ी नहीं रखता था। लिखिए पहले इतना, सिकंदर लोदी कौन था? तो ये बहलोल लोदी का बेटा था। अभी तो बताया कि बहलोल लोदी के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे की मृत्यु बहलोल लोदी के समय हो गई थी। दूसरा बेटा था आपका बारबाग शाह। बारबाग शाह जो है वो शासक नहीं बना, क्योंकि उसको ऑलरेडी जौनपुर दिया गया था। तो सरदार लोगों ने सिकंदर लोदी को सपोर्ट किया, तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का ही बेटा था। अभी तो बताया, ध्यान से सुनोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मैं पहले ही दे देती हूं। जिसको पीडीएफ से पढ़ना है बेटा वो बाद में पढ़ लेना, क्योंकि सब पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते। तुम लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, टीचर हाथ से लिख के पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, नहीं हमें पीडीएफ से पढ़ना है। फिर जब पीडीएफ से पढ़ाएगा, नहीं मैम हमें हाथ से पढ़ना है। तो कुल मिला के पढ़ना ही नहीं है ऐसे बच्चों को, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है ऐसे बच्चों को, और ना किसी को पढ़ने देना है। नेक्स्ट देखना कि मैम ये दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था। ऐसा शासक हुआ ये जिसने दाढ़ी नहीं रखी। ठीक है, इसी के समय पर प्यारे बच्चे इसका एक वजीर है मियां भुइया। वजीर कौन है? मियां भुइया। और क्यों बता रही हूं मियां भुइया के बारे में? क्योंकि इन्होंने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। मियां भुइया ने इसी के समय दिल्ली में, इसी के समय दिल्ली में मोठ मस्जिद, या इसे कई बार कहते हैं दाल की मस्जिद, मोठ मस्जिद, ठीक है, मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। किसने? इसके वजीर मियां भुइया ने। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के समय पर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कि भैया ये क्या करता था कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी बड़ी कदर करता था। तो जो योग्य व्यक्ति होते थे, कैपेबल पर्सन होते थे, तो योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था, आर्थिक सहायता देता था, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकली हेल्प करता था कि भाई योग्य व्यक्ति हो, तुम्हारी योग्यता की मुझे वैल्यू है और तुम्हें मैं आर्थिक सहायता दूंगा, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया मैम? इसने पीरों और संतों की मजारों पर जाने पे रोक लगा दी। पीरों एवं संतों की मजारें जो होती हैं, जहां पर चद्दर वगैरह चढ़ाई जाती हैं, पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने पर रोक लगा दी। इसने गंगा यमुना स्नान को बंद करवा दिया। इसने कहा कोई भी गंगा यमुना स्नान नहीं करेगा, गंगा एवं यमुना स्नान पर रोक।
यमुना स्नान पर रोक लगा दी। ये सब किसने किया था मैम? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। ठीक है। उसके अलावा बेटा इसने भूमि मापने के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए, भूमि मापन, इसके लिए इसने बनाया गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी मैम ये क्या था? तो बेटा जी ये एक पैमाना था, एक स्केल था। गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया। और ये पैमाना कितने इंच का हुआ करता था? तो कहा जाता है कि 30 इंच का। और इसने क्या किया? जो माप का क्वेश्चन, 1504 में इसने आगरा शहर बसाया। आगरा शहर बसाया। ठीक है। और 1506 में उसे राजधानी बनाया। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया, यानी सेंटर अब क्या बन गया? आगरा। अभी तक क्या था सेंटर मैम? दिल्ली। इसने बना दिया आगरा। 1504 में आगरा बसाया और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया इसने भूमि मापन के लिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं इसकी मृत्यु, तो मृत्यु हो गई थी मैम 1517 में। किस कारण हुई थी? तो कहा जाता है कि इसको थ्रोट में, मतलब गले की बीमारी थी। गले की बीमारी के कारण इसकी डेथ हो गई थी। और बेटा इसका जो मकबरा है वो बना हुआ है लोधी गार्डन दिल्ली। और कहा जाता है इतनी गंदगी है वहां पर, लोधी गार्डन दिल्ली, यहां पे इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट, लोधी हो गया, लोधी, लोधी गार्डन दिल्ली में इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, कहा था आपसे आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये मर गया है। अब बेटा आपका इस वंश का अंतिम शासक आएगा जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। और ये कौन है लिखिएगा? लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का अंतिम शासक कैसे बना? तो मैं आपको बताती हूं कि जिस समय यह शासक था उस समय पर आया बाबर। बाबर कहां से आया था? जब बाबर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो प्यारे बच्चे इसके समय पर हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसको हम कहते हैं किस किस के बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, क्योंकि बाबर इस समय पर भारत में घुस चुका है और बाबर के बीच और इसके बीच में युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो 1526 में होता है। और इस युद्ध में एक तरफ होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, और बेटा जी दूसरी तरफ इसमें होता है आपका बाबर। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक बनेगा और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल वंश। तो इस युद्ध में क्या होता है? इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लिखना, युद्ध मैदान में मारा जाने वाला, युद्ध मैदान में मारा जाने वाला, मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो आप कहोगे कि मैम उसका नाम है इब्राहिम लोदी। और इसका जो मकबरा है बेटा वो भी बना हुआ है पानीपत में।
और आपको ये तो पता ही है कि पानीपत कहां पड़ता है, हरियाणा में। और आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई, बाबर की। इसकी जीत हुई और बाबर ने ही फिर क्या किया, मैम बाबर ने ही की मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना। और ये कब की थी, तो आप कहोगे मैम 1526 में। और मुगल वंश का टाइम पीरियड 1526 से शुरू होगा बेटा, ठीक है। 1526 में इस मुगल वंश का शासनकाल शुरू होगा और कहा जाता है कि 1857 तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी अब मैं, क्योंकि इसके बारे में शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का आपका ये चैप्टर खत्म होता है, दिल्ली सल्तनत। और बेटा जी आपको मैं बता दूं कि बाबर का भारत में आने का उद्देश्य, बाबर क्यों आया था, कितनी बार अटैक किया था, बाबर कहां से आया था, किसका रिश्तेदार था, क्या भारत से उसका कोई संबंध था, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में नेक्स्ट क्लास में। और कुछ क्वेश्चंस मैं दिल्ली सल्तनत से आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि भाई दिल्ली सल्तनत से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मैं पहले कराऊंगी, फिर मैं मुगल वंश शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले आपको रिवीजन कराऊंगी इस पूरे दिल्ली सल्तनत का। सेम हम करेंगे मुगल वंश, पहले मुगल वंश पूरा पढ़ेंगे फिर उसका रिवीजन, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत हम इनका रिवीजन कर लें। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। कल क्लास नहीं होगी, क्लास होगी मंडे को।